हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं एकता मैम। आज के इस लेक्चर में मैं आपको B.Ed सेम 1 का चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप का यूनिट 1 समझाने वाली हूं। ठीक है, और बताने वाली हूं कि यूनिट 1 में कौन कौन से टॉपिक्स आएंगे और यूनिट 1 में आपको क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, और मैं कुछ टॉपिक्स के बारे में मतलब थोड़ा सा डिटेल भी दूंगी, फुल डिटेल नहीं, आपको थोड़ा उनके बारे में बता भी दूंगी ताकि आपको क्या हो, उनके बारे में पता चले, उस टॉपिक्स के बारे में पता चले। और आप क्या कर सको, अगर आप बुक रीड करो, ठीक है, जब आप बुक रीड करो तो आपको उस टॉपिक को समझना इजी पड़ जाए। ठीक है, तो चलते हैं टॉपिक की ओर। ये हमारा यूनिट 1 है। B.Ed सेमेस्टर 1 के सिलेबस में मैंने आपको सारे यूनिट्स प्रोवाइड कर दिए थे और ये मैं आपको यूनिट वाइज इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और विथ एक्सप्लेनेशन टॉपिक्स के जो टॉपिक है उसके थोड़े थोड़े से एक्सप्लेनेशन भी दे देती हूँ ताकि आप जब भी बुक्स ओपन करो तो आपको खुद ही पढ़ के वो चीज़ें समझ में आने लगी। कभी कभी हम कोई भी चीज़ देखते हैं, ठीक है, पहली बार तो हमें वो चीज़ समझ में नहीं आती है, लेकिन अगर हम उसको पहले से पढ़ लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा उसके बारे में जानकारी ले लेते हैं, तब हम बुक को पढ़ते हैं, तब हमें वो बुक भी समझ में आने लगती है। इसीलिए मैं आपको ये टॉपिक पढ़ाने वाली हूँ। ठीक है, ताकि आप जब बुक पढ़ो तो आप अच्छे से बुक भी समझ जाओ, टॉपिक भी समझ जाओ। और ये जो यूनिट है इसमें से 14 मार्क्स पूछे जाएंगे। कितने मार्क्स? 14 मार्क्स, 14 मार्क्स, 14 मार्क्स। ठीक है, इस यूनिट में से 14 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, आपके अच्छे खासे 14 मार्क्स कवर हो सकते हैं। आप 28 बोल सकते हो। ठीक है, मैं आपको बताती हूँ क्लियरली कि 28 कैसे, क्योंकि आज के लेक्चर में मैं आपको 14 मार्क्स कवर करने वाला टॉपिक पढ़ाऊंगी, फिर नेक्स्ट लेक्चर में बाकी 14 मार्क्स कवर करवाऊंगी। ठीक है, और वो एक मिनट, वेट, ओके, सॉरी। ये है आपका साइकोलॉजी एंड एजुकेशनल साइकोलॉजी, मीनिंग, डेफिनेशन, नेचर एंड यूटिलिटी इन एजुकेशन। और ये आपका डिफरेंट मोड्स, डिफरेंट मेथड्स ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। ठीक है, और इसमें से आपके जो एक दो टॉपिक मैं आज कवर करवाऊंगी। ठीक है, तो ये दो टॉपिक मैं आपका कवर करवाऊंगी। इस दो टॉपिक में से आपके 14 मार्क्स, ठीक है, 14 मार्क्स एग्जाम में आते हैं। बाकी ये दो टॉपिक में से 14 मार्क्स आते हैं, तो टोटल आपके 28, ठीक है, 28 मार्क्स आपके यूनिट 1 में से कवर होंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर में मैं आपको सिर्फ साइकोलॉजी और एजुकेशनल साइकोलॉजी के टॉपिक्स ही समझाने वाली हूँ। ठीक है, बाकी ये जो हमारा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट और स्टेज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी। ठीक है, आज सिर्फ 14 मार्क्स का पेपर कवर, सॉरी, 14 मार्क्स का टॉपिक कवर कराने वाली हूँ। तो आप समझ गए कि यूनिट 1 में से आपको कितने मार्क्स पूछे जा सकते हैं। तो यूनिट 1 में से आपको टोटल 28 मार्क्स के जो क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, चलते हैं हम टॉपिक की ओर। नेक्स्ट है हमारा साइकोलॉजी एंड एजुकेशनल साइकोलॉजी, मीनिंग, डेफिनेशन, नेचर एंड यूटिलिटी। ठीक है, ये आपका जो 1.2 वाला है, ठीक है, ये मैंने मिक्स वहां पे ही समझा दिया है, और बाकी आप क्या करिएगा, बुक्स में से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, जो मुझे लगा कि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है वही मैंने 1 और 2 के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है वही मैंने क्या किया है, आगे एक्सप्लेन किया है। तो चलते हैं टॉपिक की ओर।
ये मेरे मतलब है क्वेश्चंस दिए हैं आपके, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है ये। आपको एग्जाम में साइकोलॉजी के बारे में पूछा जाएगा, ठीक है। आप अगर साइकोलॉजी को अच्छे से समझ जाएंगे, ठीक है, उसके पॉइंट्स को अच्छे से समझ जाएंगे, बाकी वो कैसे क्वेश्चंस बना के दे रहे हैं आप उसको अच्छे से लिख सकते हो। साइकोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, एजुकेशनल साइकोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। इसके मैंने प्रॉपर क्वेश्चंस क्यों नहीं लिखे हैं, क्योंकि ये कोई भी टाइप के क्वेश्चंस बना के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आपको क्या करना है, क्वेश्चंस को समझना है। क्वेश्चन को समझने के बाद आपको उसके बारे में लिखना है, ठीक है। उसके लिए आपको साइकोलॉजी मालूम होना चाहिए, एजुकेशनल साइकोलॉजी मालूम होना चाहिए। अगर आपको आपको इसका मतलब ही नहीं पता रहेगा, तो आपको अगर एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा कहीं से भी घुमाकर, तो आप उसका आंसर दे ही नहीं पाएंगे, ठीक है। एग्जामिनर कैसे भी घुमा के क्वेश्चन दे, अगर आपको उसके बारे में पता है तब उसके बारे में भी लिख सकते हैं, ठीक है। व्हाट इज केस स्टडी, एक्सप्लेन इट्स स्टेप। एग्जाम में यही सेम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। केस स्टडी क्या है और उसके स्टेप्स बताने होते हैं, ठीक है। व्हाट इज ऑब्जर्वेशन मेथड, स्टेट द मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ ऑब्जर्वेशन मेथड। आपको ऑब्जर्वेशन मेथड के बारे में बताना है, ठीक है, उसके मेरिट डिमेरिट ये सब बताने हैं आपको। आप बुक पढ़ेंगे तो आपको उसमें मिल जाएंगे, बट मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ कि है क्या ये। और ये टोटल आपके हैं कितने, 28, सॉरी 14 मार्क्स, माई मिस्टेक, सॉरी 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 14 मार्क्स, ठीक है। ये आपके 14 मार्क्स के हैं, 14 मार्क्स के हैं, ठीक है। इतने 14 मार्क्स में ये टॉपिक ही पूछे जाते हैं। चलते हैं, ये है हमारा साइकोलॉजी। आपको मैं साइकोलॉजी के बारे में बता देती हूँ। साइकोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन माइंड एंड बिहेवियर। अब साइकोलॉजी क्या है, ठीक है। साइकोलॉजी एक है साइंटिफिक स्टडी है। क्या है ये एक साइंटिफिक स्टडी है। ये क्या करता है, ह्यूमन का जो माइंड और जो बिहेवियर है उसको क्या करता है, ये स्टडी करता है। क्या करता है, स्टडी करता है, ओके। साइकोलॉजी का मतलब है ह्यूमन माइंड और बिहेवियर का साइंटिफिक स्टडी करना, ठीक है। सॉरी, साइकोलॉजी, ठीक है, साइकोलॉजी। अब साइकोलॉजी बना कैसे है, इसका नाम कैसे आया, ठीक है। अब हम यहाँ देखते हैं साइकोलॉजी, ये क्या है, ये दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। द वर्ड साइकोलॉजी कम्स फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड। अब साइकोलॉजी को हम दो, यहाँ पे दो है, ठीक है, दो वर्ड्स है, दो वर्ड्स से मिलकर साइकोलॉजी बना है, एक साइक एंड लोगोस। साइक का मतलब होता है माइंड एंड सोल, और लोगोस का मतलब होता है स्टडी एंड साइंस। ये इसका मतलब है, ठीक है। तो स्टडी ऑफ माइंड एंड बिहेवियर, माइंड और बिहेवियर का स्टडी करने को हम क्या कहते हैं, साइकोलॉजी कहते हैं। साइकोलॉजी ह्यूमन बिहेवियर के थिंकिंग, इमोशंस और मेंटल प्रोसेस को अंडरस्टैंड करने में हेल्प करती है, ठीक है। साइकोलॉजी मदद करती है मनुष्य के, ह्यूमन के, ठीक है, उसके जो माइंड और उसके बिहेवियर को समझने के लिए ये मदद करती है, क्योंकि साइकोलॉजी क्या करती है, ह्यूमन के माइंड और उसके बिहेवियर को स्टडी करती है। आई होप मैंने इतने सिंपल लैंग्वेज में समझाया है तो आपको समझ में आ ही गया होगा, ठीक है, कि साइकोलॉजी क्या होता है। ये मैंने कुछ पॉइंट्स दे दिए हैं। नेचर ऑफ साइकोलॉजी, ऐसे भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो अगर आपको पता होंगे, अगर जैसे कि कुछ स्टूडेंट्स होते हैं कभी कभी ना बहुत हार्ड पेपर आता है, ठीक है, तो उनको समझ नहीं आता कि क्या लिखना है, कैसे लिखना है, ठीक है, उनको क्वेश्चन ही नहीं समझ में आता। लेकिन आपने क्या, अगर आपको माइंड में अगर साइकोलॉजी है, आप साइकोलॉजी के बारे में जानते हो, आपने अगर इस लेक्चर को अच्छे से देखा है और साइकोलॉजी को समझा है, ठीक है, तो आप यही पॉइंट्स लिख देना। ना लिखने से अच्छा तो कुछ लिखना ही हुआ, ठीक है, आपको उसमें मार्क्स अच्छे मिल जाएंगे, ठीक है। आप कुछ फेक कराएंगे, इससे अच्छा है
कि साइकोलॉजी अगर उस शब्द में लिखा हुआ है, एजुकेशनल साइकोलॉजी नहीं, साइकोलॉजी, ओनली साइकोलॉजी, ठीक है, तब ये सब सारे पॉइंट्स भी उसमें लिख सकते हैं बनाकर। इससे क्या होगा, फेंकने से अच्छा आप कुछ मीनिंग वाली चीजें उसके बारे में लिखे हैं। सॉरी। ये है नेचर ऑफ साइकोलॉजी। साइंटिफिक नेचर होता है उसका, बिहेवियर इन नेचर, ठीक है, स्टडी करता है ह्यूमन बिहेवियर का। मेंटल इन नेचर, इट स्टडी मेंटल प्रोसेस लाइक थिंकिंग, मेमोरी एंड इमोशंस। डायनामिक इन नेचर, सोशल इन नेचर, प्रैक्टिकल इन नेचर। ये इसके पॉइंट्स हैं। आप क्या कर सकते हैं, इसके पॉइंट्स लिख के इसके बारे में लिख सकते हैं। क्योंकि साइकोलॉजी क्या करता है, साइंटिफिक मेथड यूज करता है, ठीक है, ह्यूमन के बिहेवियर, उसके माइंड को पढ़ने के लिए। इट स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर पर स्टडीज करता है। इट स्टडीज मेंटल प्रोसेस लाइक थिंकिंग, मेमोरीज एंड इमोशंस। ये मेंटल प्रोसेस को क्या करता है, स्टडीज करता है। ह्यूमन बिहेवियर चेंजेस विथ एक्सपीरियंस एंड सिचुएशन। ह्यूमन बिहेवियर क्या करता है, चेंजेस होती है एक्सपीरियंस और सिचुएशंस के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है, एक मिनट, ठीक है, हाँ। ह्यूमन सोशल इन नेचर, ह्यूमन बिहेवियर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय सोसाइटी एंड environment. Practical in nature, psychology is applied in education, counseling and यहाँ पे दिख नहीं रहा है ठीक से, डेली लाइफ। साइकोलॉजी क्या होता है, अप्लाइड होता है एजुकेशन में, काउंसलिंग में और डेली लाइफ में, ठीक है। अब हम, क्योंकि और ये जो है सोशल इन नेचर, जो ह्यूमन के बिहेवियर होते हैं वो सोसाइटी और इन्वायरमेंट पर डिपेंड करते हैं, ठीक है, ठीक है, जैसा सोसाइटी होगी, जैसे इन्वायरमेंट होगा, वैसे ह्यूमन के बिहेवियर्स होंगे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइकोलॉजी। कुछ मैंने आपको बताया ही था अभी, ठीक है। अगर एग्जाम में साइकोलॉजी को घुमा फिरा के अगर क्वेश्चन दे तो आप क्या करना है, यही सब पॉइंट लिख देना, जिससे आपके मार्क्स भी अच्छे आ जाएंगे, ठीक है। साइंटिफिक स्टडीज होती है, स्टडी ऑफ बिहेवियर, स्टडी ऑफ मेंटल प्रोसेस, वही मतलब पॉइंट है। सिस्टमेटिक एंड ऑब्जेक्टिव, सिस्टमेटिक होती है, ठीक है। स्टडी इंडिविजुअल डिफरेंसेस पर स्टडी करती है, ठीक है। बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन, ये ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड होती है, ठीक है। हेल्प्स टू अंडरस्टैंड, एक्सप्लेन एंड प्रैक्टिकल, सॉरी मैं देखा नहीं, हेल्प्स टू अंडरस्टैंड, एक्सप्लेन एंड प्रिडिक्ट बिहेवियर, ठीक है, मदद करता है बिहेवियर को समझने में, ठीक है। यूजफुल इन डिफरेंट फील्ड के लिए यूजफुल होती हैं। तो ये सब आपके वही पॉइंट्स हैं, ठीक है, आप लिख भी सकते हैं एग्जाम में। एजुकेशनल साइकोलॉजी के बारे में अब हम जानेंगे। अब हम क्या जानेंगे, एजुकेशनल साइकोलॉजी, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। एजुकेशनल साइकोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी दैट स्टडीज हाउ पीपल लर्न एंड डेवलप इन एजुकेशनल सेटिंग। तो अब हम क्या देखेंगे, एजुकेशनल साइकोलॉजी, ठीक है। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या है, साइकोलॉजी की ही एक ब्रांच है। क्या कह रहा है क्वेश्चन में, एजुकेशनल साइकोलॉजी साइकोलॉजी की ही एक ब्रांच है जो एजुकेशनल सेटिंग में लर्निंग और डेवलपिंग को स्टडी करती है, ठीक है। हम सिंपल वर्ड में समझे तो एक मिनट, लगातार बोलने पे थोड़ा सा, एक मिनट रुपये, थोड़ा गहरी सांस लेने दीजिए, लगातार बोलेंगे तो फिर ऐसा ही होता है। हाँ। एजुकेशनल साइकोलॉजी आपने समझ लिया, ठीक है। अब हम एजुकेशनल साइकोलॉजी को समझते हैं। एजुकेशनल साइकोलॉजी ये टीचर को क्या करती है, मदद करती है, क्या करती है, टीचर की मदद करती है, हेल्प करती है, ठीक है, लर्नर को समझने के लिए, ठीक है। जैसे स्टूडेंट कैसे लर्न करता है,
उसकी मोटिवेशन क्या होनी चाहिए, उसको हमें कैसी मोटिवेशन देनी चाहिए, ठीक है। ये सब हम क्या करते हैं, एजुकेशनल साइकोलॉजी में देखते हैं, समझते हैं, ठीक है। एजुकेशनल साइकोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या है, साइकोलॉजी का एक ब्रांच है, ठीक है, दैट स्टडीज हाउ पीपल लर्न एंड डेवलप इन एजुकेशनल सेटिंग। कैसे पीपल, कैसे मतलब वो पढ़ाई करते हैं, कैसे लर्न करते हैं, कैसे सीखते हैं, कैसे डेवलप करते हैं खुद को, ये एक एजुकेशनल सेटिंग होती है, ठीक है। एजुकेशनल साइकोलॉजी हेल्प्स टीचर अंडरस्टैंड लर्नर्स एंड इम्प्रूव द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। ये टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इम्प्रूव करने में मदद करती है, और ये टीचर की भी मदद करती है कि वो अपने स्टूडेंट्स को समझ सके, उनके बिहेवियर्स को समझ सके, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं नेचर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। जो एजुकेशनल साइकोलॉजी है ना, उसके भी बहुत अलग अलग तरीके से एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। जो एग्जामिनर्स होते हैं, जो देते हैं एग्जाम पेपर, वो कहीं ना कहीं घुमा फिरा के बना ही देते हैं, ऐसा ऐसा बना देते हैं कि स्टूडेंट बहुत डाउट हो जाते हैं। कभी कभी बोलते हैं हमने तो ओल्ड पेपर करके गए थे, उसमें तो ऐसे क्वेश्चंस आए ही नहीं थे, हम तो कहीं देखे ही नहीं ऐसे क्वेश्चंस को। तो ऐसे क्वेश्चंस को आपने देखे नहीं, ठीक है, वही तो एग्जाम है। आपको बता के थोड़ी देंगे कि हाँ आपको ये क्वेश्चन देना है, बताइए आप कौन सा क्वेश्चन आपने पढ़ा, और आपको कौन सा क्वेश्चन आपको अच्छे से आता है, बताइए, हम उस पर टॉपिक बनाते हैं। ऐसा नहीं हो सकता है। तो एग्जामिनर्स कभी कभी पेपर हार्ड बनाने के लिए क्वेश्चंस को, एजुकेशनल साइकोलॉजी के क्वेश्चंस को घुमा के पूछता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अगर आपको एजुकेशनल साइकोलॉजी के बारे में पता है, आपको कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि आपको लिखना क्या है, तो आप क्या कर सकते हो, आप यही सारे पॉइंट्स लिख सकते हो, या फिर आपके बुक्स में अगर एजुकेशनल साइकोलॉजी के और कुछ पॉइंट्स है तो उसको भी आप क्या कर सकते हो, अच्छे से लिख सकते हो। आपको मैंने वही बताया, सेम वापस से रिपीट करती हूँ, ना लिखने से अच्छा उसके बारे में कुछ मीनिंगफुल टॉपिक्स लिख देना, ठीक है। कुछ भी एरा गैरा फेंकने से अच्छा है कि उसके बारे में कुछ लिख दो जो आप जानते हैं। साइंटिफिक नेचर होता है, प्रैक्टिकल इन नेचर होता है, लर्नर सेंटर्ड होता है, ये डायनामिक इन नेचर होता है, सोशल इन नेचर, अप्लाइड इन नेचर। साइकोलॉजी में ये सब चीजें पढ़ ली हैं, वही पॉइंट है सेम, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, ये कैरेक्टरिस्टिक्स है एजुकेशनल साइकोलॉजी के। स्टडीज लर्नर बिहेवियर, लर्नर के बिहेवियर का स्टडी करता है। Studies learning and teaching process, focus on individual differences, studies growth and development को भी स्टडी करता है। डील विथ मोटिवेशन एंड लर्निंग, मोटिवेशन और लर्निंग के साथ डील करता है। हेल्प इन क्लासरूम मैनेजमेंट, क्लासरूम मैनेज करने में भी हेल्प करती है। सॉरी, helps teacher understand learning difficulties, applies psychological principle टू एजुकेशन, ठीक है। तो आप समझ ही गए एजुकेशनल साइकोलॉजी क्यों कितना हेल्प है हमारे लिए, ठीक है। इसके हम कैरेक्टरिस्टिक्स भी देख लिए। नेक्स्ट आते हैं स्कोप ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है, लर्निंग है, ठीक है, मोटिवेशन, इंटेलिजेंस, पर्सनालिटी, individual differences, memories and forgetting, assessment and evaluation, classroom management, guidance and counseling। हमें एजुकेशनल साइकोलॉजी कहाँ पे देखने को मिलती है, ये सब क्षेत्रों में देखने को मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आ गया हमारा केस स्टडी। क्या है ये, केस स्टडी। A case study is a detailed and systematic study of a particular individual, group, situation or institution। हम केस स्टडी के बारे में समझते हैं अब। तो केस स्टडी का मतलब है किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल या फिर ग्रुप या फिर सिचुएशन का डिटेल और सिस्टमेटिक स्टडी करना, उसे हम केस स्टडी कहते हैं। एजुकेशन में टीचर किसी स्टूडेंट्स की लर्निंग डिफिकल्टी या उसके बिहेवियर को समझने के लिए क्या करती हैं, केस स्टडी करती हैं, ठीक है, कि इसका क्या रीजन हो सकता है, क्यों ये अच्छे से नहीं पढ़ रहा है, ठीक है, उसकी पूरी बैकग्राउंड जानेगी,
उसकी लर्निंग, पास्ट की लर्निंग जानेंगी, प्रेजेंट की लर्निंग जानेंगी कि क्या परिस्थिति थी, ठीक है, कि क्या प्रॉब्लम हुआ कि बच्चा नहीं पढ़ रहा है, क्या दिक्कत हुआ कि पहले अच्छा पढ़ता था और अभी अच्छा नहीं पढ़ रहा है, उसके बैकग्राउंड के बारे में जानेंगी, ठीक है, उससे पूछेंगी, या फिर उसके पेरेंट्स को बुला के उनसे पूछेंगी। तो ये सब क्या कर रही है, वो डिटेल से और सिस्टमेटिक स्टडी कर रही है, ठीक है। इसके लिए इंटरव्यू, ऑब्जर्वेशन, स्कूल्स रिकॉर्ड्स और पेरेंट्स या टीचर्स से इंफॉर्मेशन ली जा सकती है, ठीक है। केस स्टडी मीन्स स्टडी वन पर्टिकुलर केस डीपली टू अंडरस्टैंड इट बेटर। तभी आपको बताया, इंटरव्यू की मदद से, ऑब्जर्वेशन की मदद से, स्कूल्स रिकॉर्ड और पेरेंट्स या टीचर्स से इंफॉर्मेशन लेते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, एक सिस्टमेटिक स्टडी हो गई, ठीक है, और ये क्या हो गई, एक डीप स्टडी भी हो गई है, ठीक है। तो इसीलिए हम इसे क्या कहेंगे, डीप स्टडी को ही हम केस स्टडी ही कहेंगे, ठीक है, सिस्टमेटिक स्टडी है ये। नेक्स्ट आते हैं, ऑब्जेक्टिव ऑफ केस स्टडी टू अंडरस्टैंड एन इंडिविजुअल्स बिहेवियर को समझने में मदद करता है। टू आइडेंटिफाई प्रॉब्लम एंड डिफिकल्टीज, प्रॉब्लम और डिफिकल्टीज को आइडेंटिफाई करने में मदद करती है ये, ठीक है। टू अंडरस्टैंड द लर्नर्स बैकग्राउंड, लर्नर्स का बैकग्राउंड जानने के लिए हम करते हैं, ठीक है, केस स्टडी। फाइंड आउट द कॉजेस ऑफ पर्टिकुलर प्रॉब्लम के कारण, रीजंस जानने के लिए हम क्या करते हैं, अब केस स्टडी करते हैं। प्रोवाइड सुटेबल गाइडेंस एंड सपोर्ट, और सुटेबल गाइडेंस और सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए हम केस स्टडी करते हैं, तो इसके ऑब्जेक्टिव्स हो गए। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केस स्टडी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केस स्टडी इन डीप स्टडी, हाँ ये डीप स्टडी है, ठीक है, हम इसमें डीपली में क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। इंडिविजुअल सेंटर्ड होते हैं, हाँ ये इंडिविजुअल सेंटर्ड है। डिटेल्ड एंड सिस्टमेटिक, हाँ ये डिटेल और सिस्टमेटिक होती है। बेस्ड ऑन मल्टीपल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, हाँ मल्टीपल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन पे बेस्ड होती है। स्टडीज पास्ट एंड प्रेजेंट बिहेवियर, यस मैंने आपको अभी पीछे ही बताया, ये स्टडी करती है पास्ट और प्रेजेंट बिहेवियर पर। यूजफुल फॉर अंडरस्टैंडिंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस, ठीक है, यूजफुल होता है ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस को समझने में, ठीक है। नेक्स्ट है सोर्स ऑफ डाटा, कौन कौन से सोर्स होते हैं केस स्टडी, हम केस स्टडी कर रहे हैं किसी के ऊपर, ठीक है, हम कौन से सोर्स का यूज करते हैं, इंटरव्यू का यूज करते हैं, हम बातचीत करेंगे, ठीक है, ऑब्जर्वेशन करेंगे, उस पर क्वेश्चनरी करेंगे, उसे क्वेश्चन पूछेंगे, स्कूल रिकॉर्ड चेक करेंगे, पेरेंट्स से पूछेंगे, टीचर से पूछेंगे उस स्टूडेंट्स के बारे में, साइकोलॉजिकल टेस्ट लेंगे, ठीक है। तो ये सब सोर्स है, ठीक है, डाटा कलेक्ट करने के लिए। सॉरी लगातार बोल रही हूँ ना, इसलिए थोड़ा सा खराश आ जा रहा है। अब आप नेक्स्ट यार, ये लास्ट टॉपिक है, ठीक है, इससे आपके कितने मार्क्स कवर हो जाएंगे, 14 मार्क्स कवर होंगे, कितने, 14 मार्क्स, 14 मार्क्स आपके कवर हो जाएंगे अगर आपने इसे अच्छे से समझा, इसको अच्छे से किया। नहीं समझेंगे तो आपका ही नुकसान है, मेरा तो कुछ होगा ही नहीं, पहले ही बताया है। चलिए अब हम आते हैं लास्ट टॉपिक, ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन इज ए सिस्टमेटिक process of watching, listening and recording the behavior of an individual or group in a particular situation। देखो आप बुक जो पढ़ोगे ना, तो बुक में ना केस स्टडी के बहुत सारे मतलब जो टाइप्स, ठीक है, जो केस स्टडीज के जो सोर्स है बहुत सारे, ठीक है, बहुत सारे है इसमें बुक्स में। मैंने सिर्फ ऑब्जर्वेशन ही क्यों समझाया, आपके माइंड में आ रहा होगा जिसके पास बुक्स होंगे, ठीक है। तो ऑब्जर्वेशन एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, इसीलिए मैं ऑब्जर्वेशन को ज्यादा मैं समझा रही हूँ। हाँ बाई चांस हो सकता है कोई और सोर्स पूछ ले, ठीक है, तो आप क्या करना, आप बाकी भी कर लेना बुक्स को, लेकिन जो बहुत ज्यादा पूछा गया है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मैं वही बस पूछती हूँ, ठीक है, मैं बस वही सॉरी
ज्यादा बोलने की वजह से मैं क्या बोल रही हूँ मुझे खुद नहीं पता चल रहा है। मैं वही क्वेश्चंस करवा रही हूँ जो एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं, ठीक है, और जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। मैं वही वही क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करूंगी और वही क्वेश्चंस को आपको समझाऊंगी मैं, ठीक है। और बाकी आप बुक्स में पढ़ लेना, जरूरी नहीं है कि मैं जो पढ़ा रही हूँ उसमें से कुछ ही आ सकते हैं। फिर ये मत बोलना मैम ने बोला था हमको ऐसा करना है ऐसा करना है, हमने तो ये नहीं पढ़ा, ऐसा मत करना प्लीज। पढ़ लेना बाकी सब भी, ओके, बाकी भी पढ़ लेना। हाँ, ये नहीं कि हमने जो दिया बस उतना ही पढ़ लिया, बाकी भी पढ़ लेना, ओके। कहाँ पे थे हम? ऑब्जर्वेशन के टॉपिक पे। ऑब्जर्वेशन एक क्या है? मेथड है, ये हमारा मेथड है, ठीक है। आपके बुक्स में बहुत सारे मेथड्स होंगे, तो उन मेथड्स को भी कर लेना। ये ऑब्जर्वेशन क्या है? एक मेथड है जिसमें हम क्या करते हैं, किसी इंडिविजुअल या ग्रुप के बिहेवियर को केयरफुली वॉच करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, यहाँ पे दिया है वॉच करते हैं, लिसन करते हैं, ठीक है, और उसे क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। वाचिंग, लिसनिंग एंड रिकॉर्डिंग, ये लिखा है। ऑब्जर्वेशन इज ए सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ वाचिंग, लिसनिंग एंड रिकॉर्डिंग ऑफ बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल और ग्रुप इन ए पर्टिकुलर सिचुएशन। आई होप इस समझ गए ये लाइन को, ठीक है। इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं ये ऑब्जर्वेशन, क्या करता है, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है, किसी पर्सन के बिहेवियर को डायरेक्टली ऑब्जर्व करता है ये। एजुकेशन में टीचर स्टूडेंट्स को जैसे क्लास में पढ़ाती है ना, ठीक है, वो ऑब्जर्व करती है, ठीक है, उसके बिहेवियर को ऑब्जर्व करती है, दूर से ही ऑब्जर्व कर रही है लेकिन सिर्फ ऑब्जर्व कर रही है कि उसका बिहेवियर कैसा है, क्या वो पार्टिसिपेट कर रहा है कि नहीं, उसका अटेंशन कैसा है क्लास में, ठीक है, उसका इंटरेक्शन कैसा है, वो सब चीज क्या करती है टीचर क्लास में उस स्टूडेंट पर ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। ऑब्जर्वेशन मीन्स केयरफुल्ली वॉचिंग ए पर्सन बिहेवियर टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन, वही है सर, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑब्जर्वेशन। ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, हम ऑब्जर्वेशन क्यों करते हैं, टू अंडरस्टैंड बिहेवियर, बिहेवियर को समझने के लिए, टू कलेक्ट फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन, ठीक है, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए फर्स्ट हैंड, टू आइडेंटिफाई लर्निंग डिफिकल्टीज, ठीक है, लर्निंग डिफिकल्टीज को समझने के लिए, टू स्टडी क्लासरूम बिहेवियर, क्लासरूम बिहेवियर को स्टडी करने के लिए, टू अंडरस्टैंड इंडिविजुअल डिफरेंसेस, इंडिविजुअल डिफरेंसेस को समझने के लिए हम ऑब्जर्वेशन करते हैं। नेक्स्ट आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑब्जर्वेशन। क्या है ये? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑब्जर्वेशन ये इसके पॉइंट्स हैं। सिस्टमेटिक होती है, हाँ सिस्टमेटिक होती है, ये प्लान होती है, ऑर्गेनाइज्ड होती है, बिना प्लान किए बिना ऑर्गेनाइज्ड किए आप किसी किसी को ऑब्जर्व कर सकते हैं। Objective, it aims to reduce personal biases. Direct method, ये डायरेक्ट मेथड होती है, हाँ। पर्पसफुल होती है, हाँ पर्पसफुल भी होती है। कंटिन्यूअस होती है, ठीक है, कंटिन्यूअस रेगुलर दोनों दिया गया है, ठीक है। बिहेवियर में भी ऑब्जर्व ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम के लिए होती है। रिकॉर्ड बेस्ड ऑब्जर्वेशन आर रिकॉर्डेड फॉर एनालिसिस, एनालिसिस के लिए हम रिकॉर्ड करते हैं। नेक्स्ट आया है टाइप ऑफ ऑब्जर्वेशन। 2 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब जो साइकोलॉजी था, मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी और मीनिंग ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, ये भी 2 मार्क्स में आते हैं, ठीक है। जैसे पूछ लिया व्हाट इज साइकोलॉजी, ठीक है, डेफिनेशन दे दो साइकोलॉजी के, या फिर डेफिनेशन ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, या फिर एजुकेशन व्हाट इज एजुकेशनल साइकोलॉजी, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स, ऐसे 2 मार्क्स में पूछते हैं। तो टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन 2 मार्क्स में आते ही आते हैं। क्या है? पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। देखिए सबके बुक्स में टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन अलग होते हैं, किसी में कुछ तो किसी में कुछ, ठीक है। तो आप अपने बुक के अकॉर्डिंग करना, ना समझ में आए तो ये भी लिख देना, आप राइट रहोगे, रॉन्ग नहीं जाओगे, ठीक है। पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन, अनकंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन, ये इसके टाइप्स हैं।
द ऑब्जर्वर बिकम्स ए पार्ट ऑफ द ग्रुप और सिचुएशन। ऑब्जर्वर क्या होता है? पार्टिसिपेंट करता है उसमें, ठीक है। तो उसमें वो एक पार्ट होता है, ग्रुप का पार्ट होता है, ग्रुप या सिचुएशन का एक पार्ट होता है उसमें, ठीक है। उसमें इन्वॉल्व होके ऑब्जर्व करता है, इसका उसे हम पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन कहते हैं। नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, द ऑब्जर्वर ऑब्जर्व विदाउट पार्टिसिपेटिंग। इसमें ऑब्जर्वर क्या करता है? पार्टिसिपेट नहीं करता है, ठीक है, इसमें इन्वॉल्व नहीं होता है, तो उसे हम नॉन पार्टिसिपेट ऑब्जर्वेशन कहेंगे। कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन इज कंडक्ट अंडर प्लान्ड और कंट्रोल कंडीशन, ठीक है। प्लान्ड होते हैं, कंट्रोल्ड होते हैं, ठीक है। अनकंट्रोल्ड नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन। बिहेवियर इज ऑब्जर्व इन ए नेचुरल सेटिंग। नेचुरल सेटिंग से बिहेवियर पर ऑब्जर्व करते हैं। ये एग्जाम्पल है, ठीक है। A teacher observe a student during classroom activities to understand the student's attention, participants, interactions and learning behavior। ये तो मैंने अभी आपको एग्जांपल समझा ही दिया था, वही सेम एग्जांपल्स हैं, ठीक है। जो अभी टीचर वाला स्टूडेंट्स वाला एग्जांपल आपको समझाया था स्टार्टिंग में ही, ठीक है, वैसे सेम वही है। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो या फिर मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो, प्लीज प्लीज लाइक करना ना भूलें, क्योंकि आपका एक लाइक मेरे लिए मोटिवेशन है। और प्लीज अपने ग्रुप सर्कल में भी शेयर करिए ताकि मुझे और मोटिवेशन लगे, क्योंकि मेरे अंदर जब कोई मोटिवेशन की कमी होती है तो मैं डायरेक्ट क्या करती हूँ, अपने मतलब जो सब्सक्राइबर्स होते हैं उनको देख लेती हूँ और उनके कमेंट्स को देख लेती हूँ, तो मैं बहुत खुश हो जाती हूँ, क्योंकि अपना मैं भी कुछ हूँ, ठीक है। तो आपका कमेंट, आपका एक सब्सक्राइब, ठीक है, और आपका एक लाइक मेरे लिए मोटिवेशन है, ठीक है। थैंक यू।